तो जून के महीने के लिए हम चर्चा कर रहे हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए। आपका भी कुछ इसी तरीके से चार्ट बनेगा, जो चार्ट आप अभी अपने सामने देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। देखिए, यहाँ जो ग्रहों की पोजीशन है वो जून के गोचर के हिसाब से दिखाई गई है। आप भी इसी तरीके से अपने चार्ट में गोचर की स्थितियों को अप्लाई कर सकते हैं, और जब आप अप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसी स्थितियां आपके भी सामने आएंगी। सबसे पहले यहाँ हम आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं गोचरीय स्थितियां किस प्रकार से इस जून के महीने में आपके लिए रहने वाली, और उसके बाद देखेंगे इनका जो रिजल्ट होगा वो आपको कैसा मिलने वाला है। सबसे पहले अगर गोचर में हम बात करें तो सूर्य को देखते हैं। सूर्य 15 जून तक वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं और उसके बाद ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का गोचर 6 जून से मिथुन राशि में होगा और फिर ये 22 जून को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र का गोचर मेष राशि में होगा और 29 जून से ये वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां ये अपने खुद के ही घर में होंगे। मंगल का गोचर 7 जून से सिंह राशि में होगा। बृहस्पति मिथुन में गोचर कर रहे हैं और शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा को देखा जाए तो चंद्रमा 1 जून को आपको सिंह राशि में देखने को मिलेंगे। राहु और केतु के गोचर में भी अब बदलाव हो चुका है। राहु जहां कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, वहीं केतु भी अब सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब हम देखते हैं एक्चुअल में इसका जो परिणाम है वो आपके लिए कैसा रह सकता है। देखिए, आपके लग्नेश मंगल है और मंगल आपके अष्टम के दिशा में। तो मंगल यहाँ पंचम में गोचर कर रहे हैं। पंचम में गोचर कर रहे हैं तो ये आपको काफी ज्यादा फास्ट डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेगा, काफी ज्यादा एग्रेशन और थोड़ा गुस्सा देगा। यहाँ संतान पक्ष को लेके कुछ चिंताएं रह सकती हैं, संतान के साथ रिलेशंस बिगड़ सकते हैं, लेकिन ये आपके कुछ पढ़ने लिखने के लिए या कोई बहुत मिस्टीरियस कार्य करने के लिए अच्छी स्थिति होगी। मंगल यहाँ आपको काफी टेक्निकल तौर पे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। इसके अलावा आपको अकल्ट के मामलों में काफी ज्यादा लाभ प्रदान करेंगे। मंगल अष्टमेश होने की वजह से अष्टम भाव से रिलेटेड काम करना या अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी प्लानिंग करना या अष्टम भाव से रिलेटेड विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करना आपके लिए आसान होगा। बट मंगल यहाँ है तो आपका, क्योंकि मंगल यहाँ ऑलरेडी फायरी साइन में ही है, तो केतु के साथ विस्फोटक स्थिति उत्पन्न करेंगे। विस्फोटक स्थिति की वजह से आपको अक्सर यहाँ धैर्य की कमी और ब्लाइंडली कोई भी फैसला लेने, इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। यहाँ पे अब जो भी लोग लॉटरी या सट्टा से जुड़े हैं या इवन शेयर मार्केट से जुड़े हैं, उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा जो विस्फोटक योग बनता है वो अक्सर आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान करवा सकता है। मंगल केतु के इस कंजक्शन की वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो लव लाइफ है वो डिस्टर्ब रहेगी, और जो आपकी अपेक्षाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको काफ़ी कमी देखने को मिलेंगी। यहाँ पे अपेक्षाएं हो सकती हैं कि आपके किसी पर्टिकुलर रिश्ते को लेके होंगी, या आपके संतान पक्ष से जुड़ी होंगी, या आपके इंडिविजुअल तौर पे कोई भी अपेक्षा खुद से भी आपकी हो सकती है। मंगल का अगर देखा जाए तो मंगल फिर यहाँ से एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 8वें भाव पे। 8वें भाव पे मंगल एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे हेल्थ के हिसाब से। लेकिन मंगल इस हाउस को एक्सप्लोर करने की एनर्जी भी आपको प्रदान कर रहे हैं। साथ ही अब आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर आप बहुत तेजी से बाइक वगैरह चलाते हैं या आपके पास कोई भी वाहन है, आप उसको काफी तेज चलाते हैं, तो यहाँ आपको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या जरूर आ सकती है। मंगल का एस्पेक्ट जो अष्टम भाव पर है, कहीं ना कहीं अष्टम भाव से जुड़े हुए रहस्यों को जानने, सीखने और समझने में आपको मदद जरूर मिलेगी। ऐसा मंगल है वो आपके सास ससुर के साथ आपके संबंधों को लेके काफी तनाव ला सकता है, और आपकी लाइफ में कोई ना कोई हिडन रिलेशनशिप भी ला सकता है। मंगल यहाँ पे आपके वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा यहाँ डिस्टर्ब करेगा। मंगल का एस्पेक्ट फिर रहेगा आपके 11वें भाव पे। 11वें भाव पे मंगल का एस्पेक्ट ज्यादातर केस में आपके लिए अच्छा ही साबित होगा, भले ही यहाँ राहु गोचर कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मंगल लग्नेश है, मंगल लग्नेश होकर जब वो 11वें घर पे दृष्टि डाल रहे हैं तो आपकी अपेक्षाओं को और ज्यादा तीव्र करेंगे। और क्योंकि यहाँ केतु भी साथ है तो यहाँ काफी विस्फोटक स्थिति देखने को मिलेगी। अगर और कोई प्लेनेट यहाँ स्थित होता तो उसकी एनर्जी में काफी ज्यादा कमी आ जाती केतु के साथ होने से, लेकिन क्योंकि केतु मंगलवत ही चलते हैं, इसलिए मंगल के साथ केतु होने की वजह से यहाँ भी काफी ज्यादा जो एनर्जी है वो एक्सप्लोड होगी। अब यहाँ मंगल का एस्पेक्ट है तो राहु ऑलरेडी आपके 11th में है, और 11th में होने से राहु एक तरफ जहां आपकी अपेक्षाओं को काफी तेजी से बढ़ा रहे हैं, वहीं लग्नेश का दृष्टि का पड़ना आपके लिए अपेक्षाओं में और भी ज्यादा वृद्धि देखने को मिल जाएगी। मंगल के यहाँ दृष्टि होने से आपको कोई अपने लिए नया इनकम सोर्स मिल सकता है। उस इनकम सोर्स की वजह से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। आपको इवन कहीं ना कहीं से अपने दोस्तों से या अपने किसी रिलेटिव से पैसा मिल सकता है। इसके साथ ही फिर मंगल का एस्पेक्ट होगा आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस पे मंगल का एस्पेक्ट होगा तो उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा है जो या तो फॉरेन सेटल होने का तैयारी कर रहे हैं, या कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, या जिनकी संतान का जो कनेक्शन है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विदेश से हो।
मंगल 12th हाउस पे जब दृष्टि डाल रहे हैं तो ये आपके लिए कहीं न कहीं इमेजिनेशन के मामले में और क्रिएटिविटी के मामले में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। बट आपसे कोई अनजाने में कोई बड़ा खर्चा हो सकता है या आपसे कुछ ऐसी गलती हो सकती है जो आपको आर्थिक रूप से ज़्यादा प्रभावित करेगी। ऐसा मंगल यहाँ शनि को भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट करने का काम करेगा, जिससे उन लोगों को बहुत फ़ायदा है जो अपने प्रोफ़ेशन की वज़ह से फ़ॉरेन में सेटल्ड हैं या जिनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी कनेक्शन फ़ॉरेन से हो। मंगल का यहाँ दृष्टि है तो ये वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। यहाँ पर इवन आपकी जो लव लाइफ है या जो आपका पार्टनर के साथ रिलेशनशिप है वो थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा। ऐसा इसलिए होगा कि आपकी अपेक्षाएं आपके जीवन साथी से या आपके लवर से बहुत ज़्यादा होंगी। अब आपको देखना होगा कि 12th हाउस में कोई भी प्लैनेट है या नहीं। 12th हाउस में मान लीजिए कोई ऐसा प्लैनेट है जिसके संबंध मंगल के साथ अच्छे ना हो, तो उस केस में आपको कोई बहुत बड़ा खर्चा देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं शुक्र को। शुक्र आपके सेकंड हाउस के स्वामी है और शुक्र लगन में ही गोचर करेंगे इस मंथ में। शुक्र का जो गोचर है हालांकि मंथ एंड में चेंज होगा लगभग 29 जून को। शुक्र के यहाँ आने से मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कहीं न कहीं आपको शुक्र सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। बट लगन का शुक्र है तो कोई एक्स्ट्रा रिलेशनशिप या किसी न किसी की तरफ आपका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो सकता है। यहाँ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सामने आ सकता है। अगर आपके सप्तम भाव में राहु या केतु की प्लेसमेंट है या इवन मंगल का भी अगर प्लेसमेंट है आपके जन्म के समय का, तो ऐसा होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इवन अगर चंद्रमा भी यहाँ स्थित हो सप्तम में तब भी ऐसा हो सकता है। तो शुक्र का लगन में आना उन लोगों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है जो शुक्र से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं या जिनका मैरिज वगैरह करने का कोई प्लान है। शुक्र यहाँ मैरिज के लिए बहुत अच्छी स्थिति आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बट ऑलरेडी जो लोग मैरिड हैं उनकी लाइफ में कोई ना कोई की एंट्री हो सकती है। अब अगर सप्तमेश तो क्योंकि ऑलरेडी लगन में आ गए हैं, बट यहाँ पे सप्तम भाव में बैठे हुए प्लेनेट पे विचार अवश्य ही कर लीजिएगा। इसके साथ साथ सप्तम भाव में बैठा हुआ जो प्लेनेट है वो आपके पार्टनर के साथ, जो लोग मैरिड है उनके पार्टनर के साथ रिलेशंस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। शुक्र लगन में होने से अब सजने संवरने की चाहत या कहीं घूमने फिरने की चाहत बहुत ज़्यादा रहेगी। साथ ही आपका प्रोफेशन का संबंध डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर शुक्र से हो तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। शुक्र यहाँ सेकंड लॉर्ड है। सेकंड लॉर्ड होने की वजह से धन लग्जरी के मामले में या फैमिली से जुड़े मामलों में आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। साथ ही आप अपनी फैमिली के साथ या अपने रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पेंड करने को देखेंगे। इसके साथ साथ आप अपने पार्टनर पे थोड़ी ज़्यादा हावी रहेंगे इस मंथ में। उसके बाद यहाँ देखा जाए तो शुक्र आपके चार्ट में क्योंकि सप्तमेश हैं तो आपकी इमेज को बहुत अच्छा बनाते हैं कहीं न कहीं। अगर लेकिन आपके लगन में कोई भी प्लैनेट स्थित है तो उसका युति अब शुक्र के साथ हो जाएगा। तो आपको उस प्लैनेट विशेष को देखना होगा कि शुक्र उस ग्रह के साथ मिलकर किस प्रकार का प्रभाव दे रहा है। उसके बाद हम देख लेते हैं बुध को। बुध आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी और छठे घर के स्वामी बनते हैं और बुध गोचर कर रहे हैं तीसरे ही भाव। तीसरे भाव का जो बुध होगा यहाँ जुपिटर के साथ भी ये रहेंगे। तो ये महीना आपके लिए ज्ञान ग्रहण करने, अपने कम्युनिकेशन को मजबूत करने या अपने स्किल्स पर ध्यान देने के लिए काफ़ी अच्छा समय होगा। यहाँ पे अब आप कोई भी सोची समझी रणनीति के तहत लाइफ में रिस्क भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। गुरु बुध का कंजक्शन आपको हेल्प करेगा ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने और काफ़ी मल्टीटास्किंग बनाएगा। देखा जाए तो वैसे गुरु और बुध का जो संबंध है वो उतना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन दोनों की जो क्वालिटीज़ के हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो दोनों ही ग्रह यहाँ काफ़ी बेहतर परिणाम देते हैं। और बुध तो वैसे भी अपने खुद के घर में होंगे इसलिए भी। तो बुध यहाँ छठे घर के स्वामी, तो छठे घर के स्वामी अगर थर्ड हाउस में आ रहे हैं तो अब आपकी डेली लाइफ पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। आप अपनी डेली लाइफ में अपने कम्युनिकेशन को मजबूत होते हुए देखेंगे। अपनी डेली लाइफ के जो भी कार्य हैं उनमें बहुत अच्छा आपका मैनेजमेंट होगा। इससे आपको आपके कार्य क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिल सकेगी। इसके साथ ही फिर इन दोनों का दृष्टि रहेगा आपके नवम पर। अब क्योंकि बुध यहाँ नवमेश के साथ ही बैठे, इसलिए ये आपके लिए लंबी दूरी की यात्रा करने, आपको विदेश यात्रा करने या हायर एजुकेशन से संबंधित कोई निर्णय लेने के लिए बहुत अच्छी स्थिति होगी। ये दोनों ही ग्रहों का रोल जो होगा आपको धार्मिक या आध्यात्मिक नॉलेज भी देगा। इसके बाद देखा जाए तो बुध यहाँ से राशि परिवर्तन कर लेंगे और बुध का राशि परिवर्तन लगभग 22 जून को होगा और वो कर्क राशि में आ जाएंगे। कर्क राशि में बुध के आने से आपकी डोमेस्टिक लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक बहुत ही अच्छा बैलेंस आप क्रिएट कर सकेंगे। बुध के फोर्थ हाउस में आने से घर के जितने भी पेंडिंग काम है उन पर आपका थोड़ा फोकस रहेगा और आप उन कार्यों को काफी अच्छे से निपटा सकेंगे। फिर यहाँ पे बुध का एस्पेक्ट आ जाता है 10th पे। 10th पे बुध का एस्पेक्ट आएगा तो आपके करियर में बुध आपको काफी ज्यादा मदद करेंगे। साथ में करियर में किसी भी प्रकार का व्यवधान आ रहा है
रहे, किसी भी प्रकार की अन्य समस्या आ रही है, उस समस्या को आप दूर कर सकेंगे। इसके बाद देखते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड है और चंद्रमा का गोचर हो रहा है आपके पंचम में। पंचम में चंद्रमा का गोचर आपको बहुत ज्यादा इमोशनल बनाएगा। कहीं ना कहीं आप अपनी भावनाओं में बह के कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो काफी गलत साबित हो सकता है। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो चंद्रमा की स्थिति है वो बदल जाएगी जब तक यहाँ मंगल प्रवेश करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ केतु के साथ ही चंद्रमा का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो मंथ के स्टार्टिंग में कोई भी गलत फैसला लेने से बचें। और आपका अगर किसी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, आपकी लाइफ में कोई ना कोई लवर अगर है, तो उनके साथ भी आपको कुछ दिक्कतें आ सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है। चंद्रमा यहाँ से फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो आ जाएंगे सिक्स्थ में। सिक्स्थ में चंद्रमा आएंगे तो ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट समय होगा। इस दौरान आपको अपने रूटीन हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा। साथ ही साथ आपसे कोई बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है या आपको कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हो सकता है। आपका कोई बहुत लंबे समय से जो पेंडिंग काम है वो बनेगा, पर उसके लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा जो चंद्रमा होगा सिक्स्थ हाउस में आएगा तो आप दूसरों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, लेकिन दूसरों से उसी प्रकार की अपेक्षा आप ना करें। फिर चंद्रमा सप्तम में आएंगे। सप्तम में चंद्रमा आएंगे तो ये आपके पार्टनर से आपको काफी सपोर्ट दिलाएंगे, क्योंकि चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड है। तो अब पार्टनर का जो रोल है वो आपकी डोमेस्टिक लाइफ में काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इवन ये चंद्रमा आपको क्रिएटिविटी या इमोशनल इश्यूज दे सकते हैं। क्रिएटिविटी में तो आपको ये काफी फायदा ही देंगे। इसलिए आपका अगर चंद्रमा से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन है या कोई भी काम है या इवन कोई भी बिजनेस है तो आपको काफी फायदा मिलेगा। इसके बाद देखते हैं सूर्य को। सूर्य पंचमेश है और सूर्य का गोचर होगा सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस का जो सूर्य रहेगा वो आपको आपकी फैमिली पर काफी हावी रखेगा। साथ ही सूर्य के यहाँ होने से आपकी वाणी बहुत ज्यादा प्रभावी होगी। वाणी के प्रभावी होने से दूसरों पर आप अपना हक जमाने या दूसरों पर बहुत ज्यादा प्रभावी ढंग से अपनी सत्ता स्थापित करने में आप सक्षम होंगे। सूर्य के यहाँ होते हुए फैमिली के साथ थोड़े बहुत डिस्प्यूट भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस मंथ में जो है आपकी अपेक्षाएं काफी तीव्र होंगी। अपेक्षाओं के तीव्र होने की वजह से आपकी वाणी का प्रभाव भी उतना ही ज्यादा तीव्र होगा। सूर्य यहाँ से मदद करेंगे आपको अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने में, अष्टम भाव से रिलेटेड कुछ नया सीखने में, कुछ नया जानने में, साथ साथ में कोई ना कोई रिसर्च वगैरह करने में। तो मान लीजिए अगर आपके प्रोफेशन का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संबंध अष्टम भाव से बनता हो तो सूर्य यहाँ आपको बेहद सपोर्ट करने वाले हैं। फिर यहाँ से सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा लगभग 15 जून के बाद। वो आपके थर्ड में आ जाएंगे। थर्ड में सूर्य का आना सबसे ज्यादा अच्छा माना जा सकता है। यहाँ पे सूर्य आएंगे तो ये कम्युनिकेशन को तो मजबूत करेंगे ही, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ भाई बहनों या अपने किसी रिलेटिव्स के साथ थोड़ा सा आपका मनमुटाव रह सकता है। सूर्य की यहाँ स्थिति बनने से कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ उच्च शिक्षा के बारे में सोचना, ज्ञान ग्रहण करने के बारे में सोचना या अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचना ये थोड़ा इजी होगा। सूर्य आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। आपकी जो सेल्फ एफर्ट है पर्टिकुलर वो किसी भी काम के लिए हो सकते हैं। लेकिन पढ़ने लिखने के लिए ये मंथ बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है। सूर्य यहाँ से फिर आपके नवम पे एस्पेक्ट करेंगे तो ये लंबी दूरी की यात्रा में सपोर्ट करेंगे, उच्च शिक्षा में सपोर्ट करेंगे, फादर के साथ रिलेशंस को लेकर भी सपोर्ट करें। इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं गुरु को। गुरु आपके नवम घर के स्वामी और आपके 12वें घर के स्वामी। गुरु का गोचर थर्ड में होगा और जैसे कि अभी हमने बुध के साथ भी गुरु को डिस्कस किया, गुरु यहाँ कहीं ना कहीं आपको काफी सपोर्ट ही करने वाले हैं। एक तो आपको बिजनेस स्किल्स बहुत अच्छी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप कम्युनिकेशन से जुड़े हैं या राइटिंग के किसी काम से जुड़े हैं या टीचिंग से जुड़े हैं, एजुकेशन से जुड़े हैं, तो गुरु यहाँ आपको काफी फायदा देने वाले हैं। गुरु का थर्ड हाउस में जो ट्रांजिट होगा ये आपके लिए काफी सारे नए नए ऑप्शंस लाएगा, काफी मल्टीटास्किंग बनाएगा और साथ में आपकी जिज्ञासा को बढ़ाएगा। इसलिए आपको ज्ञान ग्रहण करने में तो मदद मिलेगी ही, बाकी बहुत सारे कार्यों में आपकी रुचि को बढ़ाएगा। तो एक अलग प्रकार का एक रवैया, एक अलग प्रकार की पॉजिटिविटी यहाँ गुरु आपको देने वाले हैं। गुरु का एस्पेक्ट अगर देखा जाएगा तो फिर वो होंगे यहाँ सप्तम पे। सप्तम पे होगा तो ये आपकी इमेज को बहुत ज्यादा अच्छा बनाएगा। और वैसे भी सप्तमेश आपके लगन में ही गोचर करेंगे इस मंथ में, तो आपको सामाजिक तौर पे बहुत ज्यादा मान सम्मान या प्रतिष्ठा मिल सकती है। गुरु यहाँ दृष्टि डालें तो वो बुध के साथ बैठे हैं। बुध के साथ बैठने की वजह से बिजनेस से रिलेटेड काम करने या बिजनेस से रिलेटेड इंडिविजुअल डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति होगी। साथ ही गुरु और बुध दोनों का ही एस्पेक्ट फिर आपके नवम पे है, जो आपको हायर एजुकेशन में सपोर्ट करेगा, लंबी दूरी की यात्रा में सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ नवम भाव से जुड़े हुए अन्य किसी भी काम में आपकी जिज्ञासा को काफ़ी तेजी से बढ़ाएगा। फिर उसके बाद गुरु का एस्पेक्ट आ जाता है 11th पे। 11th पे गुरु का एस्पेक्ट कहीं ना कहीं यहाँ राहु को कंट्रोल करेगा। तो अगर आपके चार्ट में राहु मान लो अच्छी स्थिति में नहीं है, फिर भी राहु का ये गोचर आपके लिए काफी अहम हो सकता है। लेकिन अब गुरु का एस्पेक्ट पढ़ने से राहु की अगर कोई खराब रिजल्ट की जो संभावना थी वो भी काफी कम हो जाएगी। वैसे भी राहु जो है कुंभ राशि में काफी बेहतर परिणाम देते हुए देखे गए। तो गुरु यहाँ आपके लिए कोई ना कोई
आर्थिक रूप से लंबा या कोई बड़ा रास्ता खोजेंगे जिसमें आप लंबे समय से पैसा कमा सकें या लंबे समय तक जहां आप टिके रह सकें, तो ये मंथ अर्निंग्स के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। कोई ना कोई अपने लिए इनकम सोर्स खोजने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी काम में अपने एफर्ट्स को डालने के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो निश्चित तौर पे इस मंथ में आप अपने आप को लेके या अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आएँगे। आपके लिए धन के कुछ नए रास्ते खुलेंगे और वो रास्ते आपके लिए हमेशा खुले ही रहेंगे। यहाँ पे गुरु का एस्पेक्ट है तो कहीं न कहीं आपको काफ़ी पॉपुलर बनाता है आपके चाहने वालों में या आपको सपोर्ट करने वालों में। तो गुरु का ऑलमोस्ट जो ट्रांजिट है वो आपके लिए अच्छा काम करेगा। हाँ, गुरु का सप्तम भाव पे जो एस्पेक्ट है वो आपकी मैरिज में भी आपकी काफ़ी हेल्प करेगा और शुक्र का एस्पेक्ट भी यहाँ है, तो ये मैरिज होने के लिए या मैरिज करने के लिए कहीं न कहीं बहुत ही अच्छा समय माना जा सकता है। अब आप अपनी महादशा और अंतर्दशा के हिसाब से भी विचार अवश्य कर लें। फिर देखते हैं शनि को। शनि यहाँ 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड है। शनि ऑलरेडी 12th में गोचर कर ही रहे हैं। तो शनि उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति लाएँगे या बहुत ज़्यादा मान-सम्मान लाएँगे जो ऑलरेडी फ़ॉरेन जा चुके हैं और फ़ॉरेन में सेटल भी हो चुके हैं। लेकिन उन लोगों को थोड़ा-सा तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ेगा जिनका अभी लंबे समय का प्लानिंग है जाने के लिए, बट जिन्होंने अभी तैयारी नहीं की है। शनि यहाँ थोड़ा-सा मैरिड लाइफ़ में भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। 12वें घर का शनि है तो ये आपसे काफ़ी ज़्यादा मेहनत अवश्य करवाएगा और आपकी मेहनत पार्टिकुलरली आपके जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें उतना ज़्यादा काम कभी-कभी आएगी नहीं। बट सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको फ़ायदा सबसे ज़्यादा तभी होगा जब आपका फ़ॉरेन सेटलमेंट का प्लान है या फ़ॉरेन जाने का कोई भी प्लान है। यहाँ शनि थोड़ा-सा अध्यात्म की तरफ आपको ज़्यादा लेके जाता है, आपको पूजा-पाठ की तरफ काफ़ी ज़्यादा लेके जाते हैं। साथ ही साथ शनि का 12th हाउस में होना व्यक्ति बहुत देर तक लंबे समय तक मेहनत कर सकता है या हार्ड वर्क कर सकता है, तो ये रात्रि की नींद के लिए उतना अच्छा नहीं है, ये इतना कंफर्टेबल नहीं दिखाता। शनि का एस्पेक्ट फिर यहाँ से रहेगा सेकंड पे। सेकंड पे रहेगा तो यहाँ सूर्य भी रहेंगे, पर वास्तव में शनि आपको कुछ आपकी फैमिली रिलेटेड ज़िम्मेदारी देने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर अगर आपका फ़ॉरेन से कोई इनकम आ रहा है या पैसा आ रहा है, तो आप वो पैसा अपनी फैमिली पर स्पेंड करने के लिए देखेंगे, लेकिन काफ़ी अनुशासित ढंग से। इसके साथ-साथ थोड़ा-सा वाणी का जो प्रभाव होगा, कभी-कभी आपका क्रूर होगा या वाणी बहुत ज़्यादा सत्यवादी होने की वजह से दूसरे लोगों को पसंद नहीं आएगी। शनि का एस्पेक्ट यहाँ 6th पे है, 6th पे शनि का एस्पेक्ट है, तो ये बहुत ही ज़्यादा मेहनती बनाने वाले हैं आपको। इसके साथ-साथ हो सकता है कि आपके कलीग्स या आपके बॉस की आपको बहुत ज़्यादा सहायता करनी पड़े या उन लोगों को आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना पड़े। उसके बाद यहाँ से हम देखें तो शनि का एस्पेक्ट आ जाएगा आपके नवम पे। नवम पे शनि का एस्पेक्ट हमेशा आपको उच्च अध्ययन के लिए सपोर्ट करेगा और शनि 12th हाउस में गोचर कर ही रहे हैं, तो ये आपके लिए लंबी दूरी की यात्रा या लंबी दूरी का कोई भी ट्रैवल करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। यहाँ पे इनकी स्थिति है तो वास्तव में अब आपके लिए कहीं न कहीं जो कंडीशंस बन रही है उसके हिसाब से शनि का 12th हाउस में आना थोड़ा-सा तकलीफ भरा ज़रूर होगा, बट यहाँ नवम भाव पे इनका एस्पेक्ट है शनि का, तो ये आपको कुछ न कुछ नई सीख देगा और नए आपके लिए कुछ ऑप्शंस खोलेगा। ऐसे में धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। शनि का नवम भाव पर एस्पेक्ट होने की वजह से कहीं न कहीं आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वास्तव में आप कितनी ज़्यादा मेहनत किसी भी काम के लिए कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो शनि होगा कहीं न कहीं आपको काफ़ी फ़ायदा देगा, बट यहाँ पे आपके लिए जो कंडीशंस होंगी वो उतनी ईज़ी नहीं होंगी। तो इस प्रकार का शनि थोड़ी आपसे मेहनत ज़्यादा करवाएगा, आपसे जो भी खर्चे होंगे वो काफ़ी सोच समझ कर होंगे। तो इस प्रकार का जो शनि रहेगा ऑलमोस्ट आपको अगर फॉरेन सेटल होते हैं आप या फॉरेन टूर करते हैं तो काफ़ी फ़ायदा देगा। इसके बाद हम देख लेते हैं राहु और केतु को। राहु आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और राहु 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं तो ये जो मंथ है स्टार्टिंग का कहीं न कहीं जो समय है बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अगर आपका राहु आपके चार्ट में 3rd हाउस में है, मान लो अगर आपके 6th में है, इवन आपका 10th या 11th में भी अगर है या मान लो किसी का 2nd हाउस में, तब ये राहु आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगा और स्पेशली आपके नेम फेम को बढ़ाएगा, आपकी अपेक्षाओं को भी उतना ही तीव्र करेगा। अब उन लोगों का जिनका या तो शनि की महादशा चल रही है या राहु की महादशा चल रही है, उनका समय और भी ज़्यादा बेहतर होगा। मेष लगन आपका सिर्फ होना चाहिए। राहु यहाँ है तो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस खोलेंगे आपके लिए और बहुत ही प्रभावशाली लोगों से आपको संपर्क देंगे। राहु का दृष्टि यहाँ से 3rd पे रहेगा। 3rd पे रहेगा तो ये कम्युनिकेशन को मजबूत करेगा। आप किसी भी पर्टिकुलर काम को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकेंगे। यहाँ पर खुद की जो क्वालिटीज़ हैं आपकी या खुद का जो आपका टैलेंट है वो काफ़ी तीव्रता से बढ़ेगा। राहु का एस्पेक्ट 3rd हाउस पे होने से आपको काफ़ी एक्टिव बनाए रखेगा और आपका कम्युनिकेशन भी काफ़ी मजबूत करेगा राहु। ऑलरेडी क्योंकि राहु अपने मित्र बुध के घर पे ही दृष्टि डाल रहे हैं और बुध भी यहाँ
थर्ड हाउस में होंगे। फिर राहु का एस्पेक्ट आ जाता है पंचम पे। पंचम पे राहु का एस्पेक्ट होगा तो यहाँ थोड़ी अपेक्षाओं में कमी जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तरफ यहाँ पे 3 ग्रहों का वैसे युति बनेगा इस मंथ में, बट यहाँ पे चंद्रमा का जो युति है बहुत ही कम समय के लिए रहेगा और मंगल वैसे भी आगे निकल जाएंगे, तो 3-3 ग्रहों का गोचर यहाँ होगा पंचम में। बट यहाँ चंद्रमा का केतु के साथ युति रहेगा और मंगल का भी केतु के साथ युति रहेगा, इसलिए आपको यहाँ थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। संतान से कोई बहुत बड़ी अपेक्षा ना रखें, लॉटरी या सट्टा वगैरह में काम ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान राहु दे सकता है। तो राहु जितना आपके लिए फ़ेवरेबल हो सकता है, उतना ही आपको यहाँ नुकसानदायक हो सकता है। फिर राहु का एस्पेक्ट रहेगा सप्तम पे। सप्तम पे राहु का एस्पेक्ट रहेगा तो अब देखिए शुक्र का एस्पेक्ट भी यहाँ है। इसलिए ये लव मैरिज करने के लिए या ऐसा कोई नया अफ़ेयर वगैरह आपकी लाइफ़ में आने के लिए संकेत करता है। यहाँ पे जो लोग मैरिड है उनको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा और यही आपके लिए एक कहीं न कहीं ऐसा कारण बनेगा जो आपकी मैरिड लाइफ को थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। अगर मान लो ऑलरेडी किसी का शुक्र या किसी का बुध यहाँ बैठा है या मान लो किसी का चंद्रमा वगैरह सप्तम में बैठा है, तो मैरिड लाइफ में जो समस्या है वो आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरीके के कुछ प्रभाव रहेंगे। अब देख लेते हैं कौन-कौन से अच्छे दिन और कौन-कौन से खराब दिन आप लोगों के लिए इस मंथ में रहने वाले हैं। सबसे पहले अगर अच्छे दिनों की बात की जाए तो 1 से 3 तारीख तक, 6 से 8 तक, 11 से 13, उसके बाद 22-23 और 27 से 29 तक। ये दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल निकल के आते हैं अगर हम पूरे गोचर को एनालाइज करते हैं तो। तो आपका जो भी काम नहीं बन रहा, जिस काम में आपको बार-बार रुकावटें आ रही हैं, आप उन कार्यों को इन दिनों में प्लान ज़रूर करिएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कौन-कौन से आपके लिए कुछ खराब दिन हैं। चंद्रमा का गोचर जब कन्या में होगा 4 और 5 को, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट फ़ेज़ होगा। ये मेहनती बहुत ज़्यादा बनाएगा 4 और 5 को, बट मेहनत का उतना रिवार्ड आपको वास्तव में मिलेगा नहीं। चंद्रमा का गोचर जब आपके स्कॉर्पियो में होगा 9 और 10 को, तो इस दौरान वास्तव में आर्थिक रूप से कोई बहुत बड़ा बदलाव सामने आ सकता है। आपको एंग्जायटी और स्ट्रेस का सामना भी ज़्यादा करना पड़ेगा। चंद्रमा का गोचर जब 12th हाउस में होगा तो 18 और 19 को ये स्थिति बनेगी। 18 और 19 को आपके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ सकता है या किसी न किसी काम पर आपको बहुत ज़्यादा धैर्य से इंतज़ार करना पड़ सकता है। यहाँ पे 18 और 19 को जो स्थिति बनेगी, इस दौरान आपसे ब्लाइंडली कोई भी ऐसा फैसला होगा कि आपसे कोई बहुत बड़ा या तो खर्चा होगा या हेल्थ की कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। तो ये कुछ ऐसे दिन हैं जो आपको थोड़ा डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। फिलहाल हमने पूरा डिस्कशन यहाँ पे किया। बेसिकली यही देखा जा सकता है कि मेष लगन वालों के लिए ये जो मंथ रहेगा, रिलेशनशिप के हिसाब से या अर्निंग्स के हिसाब से या ओवरऑल लाइफ में ग्रोथ के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट महीना ये रहने वाला है आप लोगों के लिए।